डिग्री बनाने का रूल्स होते हैं, रूल्स मैं यहाँ पे लिख रखा हूं, ये आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। इसके पहले कुछ सिंबल्स के विषय में हम लोग जान लेते हैं कि पिडिग्री के लिए क्या क्या सिंबल यूज होता है। तो पिडिग्री के लिए जो सिंबल हम लोग यूज करेंगे वो सिंबल आपको दिमाग में थोड़ा रखना पड़ेगा। ये जो सिंबल होगा, तो जैसे एक आप सर्किल डाल दोगे तो ये सर्किल सिंबल हो जाएगा फीमेल का, सर्किल से सिंबल आपका हो जाएगा फीमेल का। और यदि आप स्क्वायर बना देते हो तो ये स्क्वायर से सिंबल हो जाएगा मेल का। क्लियर हो गया? तो सर्किल जो है, आप यदि पिडिग्री है वो पिडिग्री यदि आप बनाते हो तो उसमें सर्किल यदि आप मेंशन करते हो तो ये फीमेल का सिंबल हो जाएगा, और यदि आप स्क्वायर कर देते हो तो वो मेल का हो जाएगा। इसी में आप क्या करते हो कि यदि इस तरीके से आप बनाते हो स्ट्रक्चर्स को, तो ये स्ट्रक्चर्स आपका रिप्रेजेंट कर देगा सेक्स अनस्पेसिफाइड, यानी यहाँ पे सेक्स जो होगा मेल और फीमेल स्पेसिफाइड नहीं होगा, अनस्पेसिफाइड होगा। अनस्पेसिफाइड, ये अनस्पेसिफाइड सेक्स होगा। ये मैं बोल रहा हूं सेक्स अनस्पेसिफाइड, ना मेल ना फीमेल, ये क्लियर नहीं होगा, ये अनस्पेसिफाइड होगा। और सर्किल से फीमेल होगा, स्क्वायर से मेल का होगा। यदि आप सर्किल को ब्लैक कर देते हो, यदि आपका सर्किल क्या हो कि ये इस तरीके से इसको डार्क कर देते हो, इसको ब्लैक कर देते हो, ये डार्क हो गया, तो ये आपको पता चल गया कि ये अफेक्टेड फीमेल हो गया, या आप बोल सकते हो डिजीज फीमेल। तो ये जो फीमेल होगी ये फीमेल अफेक्टेड हो गई, यानी इसको डिजीज हो गया। यानी आपने क्या किया, उसको यदि ब्लैक कर दिया या बोल्ड कर दिया, तो बोल्ड करने के बाद एनसीईआरटी में पूरा ये आपका बना हुआ है, आप वो पिक्चर आपका डाला हुआ होगा, आप उसको देख लेंगे। यहाँ पे मैं लेकिन आपको फिर भी बोल के समझा रहा हूं, यदि यही सर्किल को आप यदि बोल्ड कर देते हो, डार्क कर देते हो सर्किल को, तो वो अफेक्टेड फीमेल हो जाएगा, या आप बोल सकते हो कि डिजीज फीमेल हो जाएगा, उस फीमेल को डिजीज होगा। यानी डिजीज फीमेल को यदि हमको दिखाना या अफेक्टेड फीमेल को दिखाना है तो सर्किल बना के उसको डार्क कर देना। सेम बात मेल के लिए भी लगेगा। यदि आप स्क्वायर बनाते हो और उस स्क्वायर को यदि आप ब्लैक कर देते हो, डार्क कर देते हो, तो इसका मतलब हो गया कि ये मेल में डिजीज हो गया, यानी मेल अफेक्टेड हो गया। ये आपका क्या हो गया, तो मेल अफेक्टेड हो गया, मेल को डिजीज हो गया। ये आपका क्लियर हो गया। और ये अनस्पेसिफाइड है, इसको भी यदि आप डार्क कर दोगे यानी अनस्पेसिफाइड जो इंडिविजुअल है वो अफेक्टेड हो गया, इसको भी डार्क कर दोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, अनस्पेसिफाइड इंडिविजुअल हो जाए। यानी पहले आपने डार्क नहीं किया था तो नॉर्मल रिप्रेजेंट हो रहा था, यदि आप सर्किल बना दिया और उसमें कोई डार्किंग नहीं किया हो तो नॉर्मल फीमेल हो गया, यदि आपने स्क्वायर बना दिया और इसको डार्क नहीं किया हो तो नॉर्मल मेल हो गया। और यदि इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बनाए हो ये सेक्स अनस्पेसिफाइड हुआ और इसको कोई डिजीज नहीं है, लेकिन जैसे ही इसको डार्क किए सर्किल को तो वो क्या हो गया, अफेक्टेड फीमेल हो गया या डिजीज वाला फीमेल हो गया। फिर स्क्वायर को यदि आपने डार्क कर दिया तो अफेक्टेड मेल हो गया या डिजीज वाला मेल हो गया, और अनस्पेसिफाइड सेक्स को यदि डार्क कर दिया तो अनस्पेसिफाइड जो सेक्स होगा वो डिजीज वाला हो जाएगा। क्लियर? यहां तक उम्मीद करते हैं कि आपका क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। इसमें नेक्स्ट पॉइंट पे जब हम लोग बात करेंगे तो इस जगह पे क्या होगा कि अब जैसे ये आपने यहाँ पे लिख दिया फीमेल, तो फीमेल लिखना है तो सर्किल कर दिया, और मेल लिखना है तो यहाँ पे क्या कर दिया कि आपने स्क्वायर बना दिया, और यहाँ पे यदि डार्क नहीं किया हुआ है तो नॉर्मल फीमेल हो गया, यहाँ पे भी डार्क नहीं किया हुआ तो नॉर्मल मेल है। और दोनों के बीच में यदि सिंगल लाइन यदि आप खींच देते हो तो ये दोनों के बीच में ये जो लाइन है ये मैरिज लाइन बताता है, ये मैरिज लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ये आपका मैरिज लाइन है। लेकिन वही आप क्या करते हो कि फिर ये यहाँ पे आपने ले लिया एक सर्किल ले लिया यानी फीमेल हो गया ये, और एक स्क्वायर ले लिया तो ये मेल हो गया आपका स्क्वायर, ये फीमेल हो गया और ये मेल हो गया। और इसमें यदि डबल लाइन आप यदि जोड़ देते हो तो ये भी मैरिज लाइन है, ये भी मैरिज लाइन है, लेकिन रिलेटिव के बीच में। किसके बीच में? रिलेटिव के बीच में। यदि रिलेटिव के बीच में यदि ये दोनों आपस में रिलेटिव हो तो उसके बीच में यदि मैरिज को शो करना है तो डबल लाइन डालना है, और यदि आप सिंगल लाइन डाले हो तो ये अनरिलेटेड है, यानी ये दोनों आपस में रिलेटिव नहीं है। और ये फीमेल और मेल के बीच का जो लाइन होगा वो ऑलवेज मैरिज लाइन होगा। और उसी लाइन से आप नीचे लाइन यदि ड्रॉ करना शुरू करते हैं, नीचे यदि ड्रॉ करना शुरू करते हैं तो ये ऑफ स्प्रिंग लाइन्स हो जाएंगे।
ये कौन सा लाइन्स हो जाएगा? ऑफ स्प्रिंग्स का लाइन्स हो जाएगा, क्लियर कीजिएगा। ये आप यदि इसके नीचे यदि ड्रॉ करना शुरू करते हैं तो ये ऑफ स्प्रिंग लाइन्स हो जाएगा, क्लियर हो गया। और जैसे ये ऊपर में आपने लिया है, तो ये ऊपर में लिया तो इसको आप बोलिएगा फर्स्ट जनरेशन, होगा। ये नहीं दिख रहा होगा आपको, ये आप जो ऊपर में ये लिए है फीमेल और मेल लिया है, ये आपका फर्स्ट जनरेशन हो जाएगा। इसके बाद जो आएगा वो सेकेंड जनरेशन होगा, उसके बाद जो आएगा वो थर्ड जनरेशन होगा। जैसे मैं यहाँ पे इस तरीके से अपने मन से जो हुआ हमने यहाँ पे सिंबल रिप्रेजेंट कर दिया। आपसे पूछेगा इस पेरेंट के कितने मेल चाइल्ड हैं, तो 2 मेल चाइल्ड हैं, ये और ये। कितने फीमेल चाइल्ड है, तो 2 फीमेल चाइल्ड है, तो ये तो फर्स्ट जनरेशन हो गया। और ये जो आया ये सेकेंड जनरेशन, फिर इसका मैरिज होगा, इसके बाद जो जनरेशन आएगा वो थर्ड जनरेशन हो जाएगा, वो फोर्थ जनरेशन हो जाएगा। प्लस यहाँ पे अरेबिक में यदि आप लिखते हो जैसे 1 2 3 4 5, यदि आप यहाँ अरेबिक में रिप्रेजेंट करना शुरू करते हो तो ये आपका ऑर्डर हो गया। ये ऑर्डर क्या हो गया? तो ऑर्डर क्या हो गया कि ये बच्चे पहले जन्म लिया है, उसके बाद ये आया, उसके बाद ये आया, उसके बाद ये आया, मतलब एज बता देगा आपका। जो पहले है वो बड़ा होगा और जो सबसे बाद में आया होगा वो छोटा हो जाएगा। जनरेशन ऐसे चलेगा और आपका इधर से यदि आप चलोगे तो वो एज ऑर्डर आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका ऑफ स्प्रिंग लाइन हो गया। पीडिग्री एक्चुअली क्या करते हैं, तो पीडिग्री क्यों करने की जरूरत पड़ी? तो पीडिग्री को एक तरह से फैमिली चार्ट भी बोला जाता है, यानी आपके फैमिली में कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर होने की पॉसिबिलिटी क्या है, कितना परसेंट है कि ये डिसऑर्डर जेनेटिक डिसऑर्डर आपके फैमिली में आएगा, उसका पता लगाने के लिए हम लोग पीडिग्री एनालिसिस करते हैं। पीडिग्री एनालिसिस जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगाने के लिए होता है, इसको फैमिली चार्ट भी बोलते हैं। इसमें लाइंस एंड सिंबल्स यूज किए जाते हैं, लाइंस और सिंबल्स यूज किए जाते हैं। ये जो लाइंस होगा मेल और फीमेल और मेल के बीच में, वो मैरिज लाइन होगा। उसी लाइन से यदि आप दूसरा लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो वो ऑफ स्प्रिंग लाइन होगा। जो पहले आया होगा वो फर्स्ट जनरेशन होगा, उसके बाद जो आएगा वो सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, जैसे भी जाएंगे आप आगे चलते चले जाएंगे। अब आइए, अब क्या होगा, यदि किसी इंडिविजुअल की डेथ हो जाएगी तो कुछ नहीं करना है। जैसे फीमेल का डेथ होना है तो फीमेल ऐसे सर्किल कर दिया फीमेल हो गया, और ऐसे कट कर दिया तो डेथ हो गया, यानी ये फीमेल का डेथ हो गया। ये डेथ हो गया किसका? तो फीमेल का। और यदि मेल का डेथ होगा तो रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा, स्क्वायर लेकर के उसको कट कर दीजिए तो रिप्रेजेंटेशन आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, या अनस्पेसिफाइड का हो तो उस तरह से कट करेंगे। तो ये सिंबल आपको दिमाग में रखने हैं, इसी सिंबल के बेसिस पे हम लोग के क्वेश्चन बनने। सर्किल से क्या होगा तो फीमेल हो जाएगा, स्क्वायर से क्या होगा मेल हो जाएगा। एक लाइन ड्रॉ कर दोगे दोनों के बीच में मैरिज लाइन हो जाएगा, उससे लाइन जब ड्रॉ करोगे तो ऑफस्प्रिंग लाइन होगा। पहला वाला फर्स्ट जनरेशन होगा, उसका सेकंड थर्ड होगा। इधर से ऑर्डर ऑफ दी आपका क्या हो जाएगा, ऑफस्प्रिंग हो जाएगा। जो पहले आया होगा वो बड़ा होगा, जो सबसे बाद में आया होगा वो छोटा होगा। क्लियर हो गया? ये सिंबल, इतना ही सिंबल आप दिमाग में रखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यदि अफेक्टेड करना होगा तो डार्क कर दीजिए, सर्किल को डार्क कर दिए, इसका मतलब फीमेल अफेक्टेड हो गया या डिजीज वाला हो गया। और यदि स्क्वायर को आपने डार्क कर दिया तो मेल अफेक्टेड हो गया, मेल डिजीज वाला हो गया। अब कुछ रूल मैं आपको बोल रहा हूं जो इस जगह पे आपका लिखा हुआ है। इस रूल को अभी मैं बोल रहा हूं, फिर क्वेश्चन में अप्लाई करके आपको दिखा दूंगा। ये रूल यदि आपके दिमाग में आता है तो पीडिग्री का कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे बन जाएगा, एकदम क्लियर बनेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। रूल का एप्लीकेशन भी करो। पहला रूल बोल रहा है कि रूल ऑफ द पेडिग्री में बोल रहा है कि इफ एनी जनरेशन, यदि किसी भी जनरेशन में पेरेंट्स आर नॉट अफेक्टेड, यानी पेरेंट को डिजीज नहीं हो, पेरेंट आर नॉट अफेक्टेड, अफेक्टेड का मतलब हो गया डिजीज वाला, तो यहां नॉट लगा दिया तो नहीं डिजीज वाला, नॉट अफेक्टेड बाय डिजीज, यानी वो अफेक्टेड नहीं है डिजीज से। बट देयर ऑफ स्प्रिंग, लेकिन उस पेरेंट का जो ऑफ स्प्रिंग आ रहा है, यानी मम्मी पापा को डिजीज नहीं है लेकिन ऑफ स्प्रिंग में डिजीज अपियर हो रहा है, बट देयर ऑफ स्प्रिंग आर अफेक्टेड, यानी उसका जो ऑफ स्प्रिंग आ रहा है वो अफेक्टेड आ रहा है, तो देन इट इज रेसेसिव डिजीज। यानी रेसेसिव डिजीज तब कहलाएगा जब पेरेंट को डिजीज ना हो लेकिन उसके ऑफ स्प्रिंग में डिजीज दिखे। मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको क्वेश्चन से समझा रहा हूं, देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, एकदम क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एक रूल नंबर 1 जो आपका है, यहाँ पे आपका रूल नंबर 1, इस रूल नंबर 1 का हम आपको क्वेश्चन पैटर्न पे लेकर के आपको दिखाते हैं। और पीडिग्री का एक एक क्वेश्चन आपसे बनेगा, खाली आप दिमाग थोड़ा सा उसमें लगाइएगा, जितना बोला जाएगा उतना लगाएंगे। जैसे पहला वाला बोल रहा है कि यदि पेरेंट को डिसऑर्डर नहीं हो और ऑफ स्प्रिंग में डिसऑर्डर दिखे तो आप समझ जाइए कि वो जो डिसऑर्डर है वो डिसऑर्डर रेसेसिव डिसऑर्डर है। आपने सब पर रखा है, ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर भी, एक्स लिंक्ड रेसेसिव, और वाई लिंक तो रेसेसिव और डोमिनेंट का बात वहां पे होगा ही नहीं। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहला पीडिग्री आ रहा है कि ये आपका
ये आपका सिंबल है किसका? मेल का। अच्छा, ये सिंबल किसका है? फीमेल का। अच्छा, फिर यहाँ पे मैं बोला कि ये जो आप लाइन खींच दिए दोनों के बीच में, ये कौन सा लाइन है? मैरिज लाइन। अब इधर से जो ये लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये लाइन किसका है? तो ये ऑफ स्प्रिंग का लाइन शो। ये ऑफ स्प्रिंग में ये आपका क्वेश्चन में यहाँ पे ऐसे दिखा रहा है कि यहां पे इसको डार्क कर दिया और ये नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है और ये भी आपका नॉर्मल आ गया। क्लियर है? इस तरीके का आपका है। तो यानी ये हो गया पेरेंटल जनरेशन, ये हो गया ऑफ स्प्रिंग जनरेशन। तो पेरेंट में डिजीज नहीं दिख रहा है क्योंकि इसके सर्किल को हमने ब्लैक नहीं किया, और ये सर्किल यदि डार्क नहीं हो तो इसमें डिजीज नहीं दिख रहा, लेकिन ऑफ स्प्रिंग में डिजीज दिख रहा है। तो ऑफ स्प्रिंग में डिजीज दिख रहा है और पेरेंट में डिजीज नहीं दिख रहा है, इट मींस कि ये रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब कौन सा रिसेसिव है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव है या वाई लिंक्ड रिसेसिव या आपका ऑटोसोमल रिसेसिव है, ये बाद में डिसाइड करेंगे। लेकिन रूल नंबर 1 आपको बोला है कि किसी भी जनरेशन में, अब ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन में ही, अब जैसे सपोर्टेड इस जगह पे ऐसा नहीं होकर के ऐसा होता, ऐसा जरूरी नहीं कि फर्स्ट ही जनरेशन का बात करेगा वो। अब ऐसा हो सकता था कि इस जगह पे इसका मैरिज होता, ये दिख रहा होगा, इस जगह पे आपका मैरिज, यहाँ पे मैरिज होता और मैरिज होने के बाद यहाँ पे जो डिसऑर्डर हुआ, इस जगह पे यदि आपका डिसऑर्डर आपका अपीयर हो जाता तो ये भी आपका रिसेसिव डिसऑर्डर बताया। क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन हो गया, ये सेकंड जनरेशन हो गया, तो सेकंड जनरेशन के पेरेंट में डिजीज नहीं दिख रहा है लेकिन उसके ऑफस्प्रिंग में डिजीज आ रहा है। तो यानी किसी भी जनरेशन में यदि पेरेंट को डिजीज ना हो और उसके ऑफस्प्रिंग को डिजीज हो तो दिस वन इज द रिसेसिव डिसऑर्डर, इसको आप रिसेसिव डिसऑर्डर बोलते हैं। ये रूल नंबर 1 बता रहा है कि इफ एनी जनरेशन, यानी कोई भी जनरेशन ऊपर से लेकर के नीचे तक में किसी भी जनरेशन में यदि आपके पेरेंट्स में डिजीज नहीं है लेकिन उसके ऑफस्प्रिंग में डिजीज है तो देन इट इज ए रिसेसिव डिजीज। और रिसेसिव डिजीज जो होगा वो दो ही चीज में आपकी डिग्री में सोचिएगा, एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक ऑटोसोमल रिसेसिव। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, यही दो रिसेसिव ही होता है, एक एक्स लिंक्ड, एक ऑटोसोमल। और इस दोनों का एग्जांपल आपको मैंने करवा रखा है। फिर यदि आप डोमिनेंट सोचोगे तो फिर इसी दो में सोचोगे, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट और ऑटोसोमल डोमिनेंट, यही दो में आप सोच सकते हो। तो यहां पे ये क्लियर हो गया। पहले रूल नंबर 1 को हमने सेटिस्फाइड कर दिया कि आपका रूल नंबर 1 बोलता है यदि किसी भी जनरेशन के पेरेंट को डिसऑर्डर ना हो लेकिन उसके ऑफस्प्रिंग में डिसऑर्डर आए तो डैम श्योर वो रिसेसिव डिजीज है। और रिसेसिव डिजीज दो ही साइड सोच सकते हो, एक्स लिंक्ड रिसेसिव और ऑटोसोमल रिसेसिव। तो यानी 50% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, इसको दिमाग में रखिएगा। तो यहां पे एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास में था, यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास में मैं आपको दे रहा हूं, इस जगह पे क्वेश्चन आपका है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन है कि अब ये रूल नंबर 1 हो गया। पहले रूल नंबर 1 क्लियर करें, पहले पूरा रूल क्लियर करते हैं, देन आपके आगे चलेंगे। अब जैसे यहाँ पे आ रहा है कि अब ये पहला रूल नंबर क्लियर हो गया कि यदि किसी भी जनरेशन के पेरेंट को डिजीज ना हो और ऑफस्प्रिंग में डिजीज आ जाए तो आप उसको रिसेसिव डिसऑर्डर बोलोगे। और वो रिसेसिव डिसऑर्डर, कभी भी रिसेसिव डिसऑर्डर होगा तो दो ही चीज सोचिएगा, एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर और दूसरा आप सोच सकते हो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। यानी दो डिसऑर्डर ही आपके होंगे रिसेसिव। और डोमिनेंट करोगे तो डोमिनेंट डिसऑर्डर भी दो ही होगा, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट और ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। इसका मतलब ये हो गया कि आपका रिसेसिव डिसऑर्डर सबसे पहले खोजिएगा। कोई भी पेडिग्री का क्वेश्चन बनाना है तो आप रिसेसिव डिसऑर्डर खोजिएगा। कि देखिएगा कि हर जनरेशन में आप देख लीजिएगा कि पेरेंट को डिजीज है या नहीं है। यदि पेरेंट को डिजीज नहीं है और ऑफस्प्रिंग में डिजीज आ गया, इसका मतलब ये रिसेसिव डिसऑर्डर है। और यदि ऐसा नहीं है तो वो डोमिनेंट डिसऑर्डर होगा। लेकिन डोमिनेंट पहचानने का और भी तरीका आपको देंगे। अभी आपने रिसेसिव पहचान लिया, अब आइए दूसरा रूल बोल रहा है। दूसरा रूल पहले क्लियर करें। दूसरा रूल बोल रहा है कि इन वाई लिंक्ड डिजीज ईच एंड एवरी मेल ऑफ ईच जनरेशन would be affected। ये क्लियर बोल रहा है कि यदि वाई लिंक्ड का डिजीज है तो वाई लिंक्ड डिजीज तो ऑलवेज मेल को ही होगा।
जैसे ये फादर है, ये एक्स वाई है और मदर एक्स है, तो यहां से गैमेट बनेगा एक्स और यहां से बनेगा गैमेट वाई, और ये फीमेल जो है ये एक्स एक्स है, तो ये एक्स ही गैमेट बनाएगा। तो ये यदि एक्स एक्स फ्यूज किया तो ये फीमेल चाइल्ड हो गई, बेटी हो गई, और ये यदि फ्यूज किया तो ये बेटा हो गया। तो ये जो यदि वाई का प्रॉब्लम इस फादर को होगा तो उसके बेटा को तो होना ही होना है। अब इसको यदि डिजीज है तो इसके बेटा को होना है। यानी हर एक जनरेशन में यदि डिजीज मेल टू मेल टू मेल टू मेल टू मेल ही जा रहा है तो ये डेमोन्स्ट्रेट हो जाएगा कि ये वाई लिंक्ड डिसऑर्डर है। जैसे मैं एक पेडिग्री पे लेके आपको बताता हूं, पहले रूल क्लियर करता हूं तब क्वेश्चन पे चलूंगा। पहले आपको रूल क्लियर कर देता हूं कि रूल है क्या, तब क्वेश्चन आपसे बनवाएंगे, तब से बन जाएगा। अब सेकेंड रूल को मैं सेटिस्फाइड कर रहा हूं कि सेकेंड रूल में बोल रहा है कि इन वाइलिंग डिजीज, यानी वाइलिंग डिजीज यदि होगा तो ईच एंड एवरी मेल, यानी प्रत्येक मेल जो होगा प्रत्येक जनरेशन का, ईच एंड एवरी मेल ऑफ ईच जनरेशन, प्रत्येक जनरेशन का वुड बी अफेक्टेड, उसको अफेक्टेड होना ही है। ऐसे सपोज एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, एक पेडिग्री का एग्जांपल आपके पास में दे रहा हूं। यहाँ पे यदि इस तरीके का पेडिग्री मैं बना रहा हूं तो ये आपका हो गया, ये अभी आपका हो गया, ये आपका नॉर्मल फीमेल है और ये एक नॉर्मल मेल है और ये मैरिज लाइन है। मैं यहाँ पे यदि इसको बोल्ड कर दिया, इसको डार्क कर दिया, इस तरीके से इसको डार्क कर दिया, ब्लैक कर दिया, तो ये अफेक्टेड मेल हो गया। ये क्या हो गया? अफेक्टेड मेल हो गया। अब यहां से इसके ऑफ स्प्रिंग आए, अब इसके ऑफ स्प्रिंग आए, अब यहाँ पे जो इसके ऑफ स्प्रिंग आए, इस ऑफ स्प्रिंग में ये मेल अफेक्टेड है, ये मेल भी अफेक्टेड है, फिर इसका मैरिज हुआ, इससे भी आपका ऑफ स्प्रिंग बना, इस ऑफ स्प्रिंग में भी मैंने यहाँ पे देखा कि ये मेल अफेक्टेड है। तो यानी आपको देखने में आ रहा है कि दिस वन इज द फर्स्ट जनरेशन, दिस वन इज द सेकेंड जनरेशन, दिस वन इज द थर्ड जनरेशन। तो हर जनरेशन के हर एक मेल को बीमारी है। फर्स्ट जनरेशन में भी मेल को बीमारी था, अफेक्टेड था, सेकेंड जनरेशन में भी जितने मेल आए सब अफेक्टेड है, फिर थर्ड जनरेशन में भी जो मेल अफेक्टेड वाला मेल था उससे जितने मेल आए सब मेल आपके अफेक्टेड है। यानी हर एक जनरेशन का ईच एंड एवरी मेल अफेक्टेड हो गया। तो जब मेल टू मेल ही मेल, एक भी मेल ऐसा नहीं होगा कि नॉर्मल आ जाएगा, बशर्ते कि वो बाहर से नहीं आए, इसी फैमिली का मेंबर हो। अब जैसे इसका मैरिज हो जाए, अब इसका मैरिज हो जाए तो ये मेल नॉर्मल हो सकता है क्योंकि ये मेल जेनेटिकली इस फैमिली का सदस्य नहीं है। ये मेल जेनेटिकली इस फैमिली का सदस्य, जेनेटिकली बोल रहा हूं, जेनेटिकली सदस्य नहीं है, ये बाहर से आया हुआ, तो ये तो नॉर्मल हो गया मेल, ये तो डिजीज वाला मेल हुआ ही नहीं। लेकिन ये जो मेल है इस फैमिली का सदस्य, ये मेल इस फैमिली का सदस्य है, ये मेल इस फैमिली का सदस्य है, ये मेल इस फैमिली का जेनेटिकली सदस्य है। लेकिन ये जो मेल बाहर से आया ये जेनेटिकली सदस्य नहीं है, तो ये नॉर्मल हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि उस फैमिली चार्ट में बाहर से कोई इंडिविजुअल नहीं आ रहा है और मेल अफेक्टेड है और उस फैमिली में हर एक जनरेशन का मेल यदि अफेक्टेड हो रहा है, हर एक जनरेशन के मेल में यदि प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसका मतलब ये श्योर हो गया कि वो वाई लिंक्ड डिसऑर्डर ही होगा। तो इसलिए करके आप ये ध्यान रखिएगा, यदि आपका पेडिग्री चार्ट है और प्रत्येक जनरेशन के मेल को, हर एक मेल को, एक भी मेल स्किप नहीं होना चाहिए, हर एक मेल को यदि डिजीज है तो वो वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस है और वो मेल टू मेल ही ट्रांसमिट करेगा। रूल नंबर सेकेंड भी आपका क्लियर कर दिया। एक बार मैं सबका एप्लीकेशन करूंगा और तब जाकर के क्वेश्चन पे लेके आऊंगा। अब ये थर्ड नंबर क्या बोलता है रूल? थर्ड नंबर रूल आपके पास में आया। थर्ड नंबर रूल बोल रहा है कि इफ इट इज ए डोमिनेंट डिसऑर्डर, यदि कोई बीमारी जो है वो डोमिनेंट डिसऑर्डर है, तो देन इन एवरी जनरेशन डिजीज विल बी फाउंड, तो प्रत्येक जनरेशन में डिजीज मिलेगा, आइदर इन वन और मोर, या तो एक में या एक से ज्यादा में, देन वन इंडिविजुअल, या नो जनरेशन गैप भी आप इसको बोलते हैं, देन वन इंडिविजुअल। देखा, इफ इट इज ए डोमिनेंट डिसऑर्डर, यदि एक डोमिनेंट बीमारी है तो देन इन एवरी जनरेशन डिजीज विल बी फाउंड आइदर इन वन और मोर देन वन इंडिविजुअल, या तो एक इंडिविजुअल में मिलेगा या एक से ज्यादा में मिलेगा। तो इसका मतलब कोई जनरेशन गैप नहीं होगा। तो डोमिनेंट रेसेसिव
डिसऑर्डर को पकड़ने का कैसे तरीका बताया, रिसेसिव डिसऑर्डर कैसे पकड़ोगे, यदि पेरेंट को डिजीज नहीं हो और उसके ऑफस्प्रिंग में डिजीज हो जाए। और डोमिनेंट पकड़ने का तरीका यह है कि यदि आपका जनरेशन गैप नहीं हो, जैसे सपोज दैट यहां पे आपका डिजीज हुआ और ये डिजीज जो है ये फीमेल के केस का डिजीज मैं यहां पे आपको दिखा रहा हूं। अब ये डिजीज हुआ और यहाँ पे देखने में आ रहा है कि ये जो डिजीज का केस है ये आपका ऑफस्प्रिंग हो गया, इधर इधर ऑफस्प्रिंग हो गया, ये डिजीज यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। फिर इसका यदि आपने मैरिज यहाँ पे कराया, बाहर से आया और ये आपका मैरिज हुआ, तो मैरिज के बाद जो यहाँ पे आपका डिजीज दिख रहा है, तो यहाँ भी डिजीज आपका दिख रहा है, लेकिन नॉर्मल भी आ रहा है, लेकिन डिजीज दिख रहा है। तो इसका मतलब कहने का मतलब हो गया कि इस जनरेशन में भी डिजीज दिख रहा है, इस जनरेशन में भी डिजीज दिख रहा है, इस जनरेशन में भी डिजीज दिख रहा है। तो हर एक जनरेशन में डिजीज दिख रहा है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे इंडिविजुअल को होंगे, किसी एक को हो सकता है या दो को हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन डिजीज हर जनरेशन में दिखेगा। आपका इस जनरेशन में भी डिजीज दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। यदि हर एक जनरेशन में डिजीज अपीयर हो रहा है तो ये आपका डोमिनेंट की तरफ इंडिकेट कर रहा है। रेसेसिव तो आप पकड़ना सीख ही लिए, तो रेसेसिव पकड़िएगा तो उससे डोमिनेंट को पकड़ने के लिए ये एक तरीका आपको मिला कि डोमिनेंट डिसऑर्डर यदि है तो उसमें जनरेशन गैप नहीं होगा, प्रत्येक जनरेशन में आपको डिजीज मिलेगा। ये एक पॉइंट है, प्रत्येक जनरेशन में डिजीज मिलेगा। लेकिन प्रत्येक जनरेशन में डिजीज मिलेगा तो थोड़ा चेक भी कर लेना आपको है कि वो आपका रेसेसिव की तरफ तो नहीं जा रहा है, लेकिन मोस्टली वो रेसेसिव की तरफ नहीं जाएगा। प्रत्येक जनरेशन में यदि आपका डिजीज आ रहा है तो वो मोस्टली आपके किसके तरफ जाएगा, तो डोमिनेंट की तरफ जाएगा। तो डोमिनेंट डिसऑर्डर पकड़ने का तरीका है कि प्रत्येक जनरेशन में डिजीज होगा और आपका कोई भी जनरेशन गैप नहीं होगा। ये आपका रूल नंबर तीसरा। इसका फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर कर देंगे। और अब चौथा पॉइंट पाइए, व्हेन एन इंडिविजुअल इज अफेक्टेड बाय द ऑटोसोमल डिजीज, यदि कोई इंडिविजुअल ऑटोसोमल डिजीज से अफेक्टेड होगा, ऑटोसोमल डिजीज से अफेक्टेड होगा, तो यहां पे यदि मैं यहाँ पे अभी जो एक पेडिग्री बनाया था इसी पेडिग्री को देखते, यदि ऑटोसोमल से अफेक्टेड होगा, ऑटोसोमल डिजीज से अफेक्टेड होगा, तो ये पॉसिबिलिटी होगा कि 50% डिजीज जो होगा वो चाइल्ड को, मेल को होगा, और 50% जो बीमारी है वो फीमेल को भी होगा। यानी 50-50% का रेशियो पकड़ता है। यहाँ पे लिखा हुआ होगा व्हेन एन इंडिविजुअल इज अफेक्टेड बाय द ऑटोसोमल डिजीज, तो देन देयर इज अ 50% चांस फॉर डॉटर एंड सन्स टू बी अफेक्टेड। यदि ऑटोसोमल डिसऑर्डर होगा तो 50%, ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है तो कैसे पता चलेगा, तो 50% चांस है। यहाँ पे देखिए एक फीमेल को हुआ है और एक मेल को हुआ है, यानी 50% फीमेल को प्रॉब्लम है, 50% मेल को प्रॉब्लम है। फिर यहाँ नीचे वाले भी जनरेशन में देख रहे हैं तो एक मेल को प्रॉब्लम है, एक फीमेल को प्रॉब्लम है। तो ये आपका पकड़ने का तरीका है। यदि आपको लगे कि 50% मेल को, फीमेल को प्रॉब्लम है और 50% मेल को प्रॉब्लम है, तो ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर होगा, जो रूल नंबर 4 में लिखा है कि व्हेन एन इंडिविजुअल इज अफेक्टेड बाय द ऑटोसोमल डिजीज, यदि मेल जो है, ये इंडिविजुअल जो है वो ऑटोसोमल डिजीज से अफेक्टेड है, तो इसका मतलब हो गया कि देन देयर इज अ 50% चांस, 50% जो चांस होगा वो 50% चांस होगा कि फॉर डॉटर को बीमारी हो जाए और 50% चांस होगा कि सन भी अफेक्टेड हो। ये आपको पकड़ने का तरीका है। अच्छा, यदि कोई डोमिनेंट डिसऑर्डर है तो कैसे पकड़ोगे, तो प्रत्येक जनरेशन में डिजीज होगा, कोई भी गैप नहीं होगा। रेसेसिव कैसे पकड़ोगे, तो क्या होगा कि यदि पेरेंट को डिजीज नहीं हो किसी भी जनरेशन में और उसके आने वाले जनरेशन में यदि डिजीज दिखे तो वो आपका रेसेसिव हो जाएगा। और यदि ऑटोसोमल प्रॉब्लम है तो 50% सन भी अफेक्टेड होगा, 50% डॉटर भी अफेक्टेड होगा, यानी 50% मेल भी अफेक्टेड होगा, 50% फीमेल भी अफेक्टेड होगा। नेक्स्ट आपका आ रहा है इफ एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है, ध्यान से देखिएगा, एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस सब आपको बताया है। ये यदि एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर इज फाउंड, तो डॉटर इज फाउंड इन डॉटर, यदि बेटी को एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है तो फादर विल बी श्योरली अफेक्टेड। यदि बेटी को, यहां पे आइए, यहां पे यदि आपको क्लियर करिए, यदि बेटी को हीमोफीलिया है, सपोज दैट बेटी को हीमोफीलिया, जो पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ाया था, ये बेटी को हीमोफीलिया, तो फादर को तो हीमोफीलिया डैम श्योर, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि एक आया होगा फादर के साइड से तो XH, और एक आया होगा मदर के साइड से। मदर का तो नहीं कर सकते कि ये हीमोफिलिक मदर होगी कि नहीं होगी, कैरियर भी हो सकती है, लेकिन फादर डैम श्योर हीमोफिलिक होगा। यदि बेटी को यदि एक्स लिंक्ड रेसेसिव का डिजीज है,
यदि बेटी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर रखती है, अफेक्टेड है, तब तो ये श्योर हो गया कि उसके फादर अफेक्टेड होंगे ही होंगे। तो बेटी को प्रॉब्लम है और फादर को यदि प्रॉब्लम दिख रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव वाला प्रॉब्लम। सारे क्वेश्चन पे मैं पुट करके दिखाऊंगा, अभी खाली क्लियर कर दें। अब नेक्स्ट आ रहा है, इन एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर इट इज नॉट नेसेसरी दैट फादर शुड बी अफेक्टेड इफ हिज डॉटर इज अफेक्टेड। यदि ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का प्रॉब्लम बेटी को है तो ये जरूरी नहीं है कि फादर अफेक्टेड होगा ही होगा। अब यदि ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, इधर नॉर्मल जीन भी है, तो ये डोमिनेंट वाला इसको दबा दिया, ये दब गया, इस फीमेल को, इस बेटी को डिजीज हो गया, लेकिन ये एक्सडी इधर से आ सकता है, तो ये मदर भी अफेक्टेड हो गई, लेकिन ये फादर नॉर्मल हो सकता है। इसका मतलब हो गया कि यदि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट वाला डिजीज यदि बेटी को, तो ये जरूरी नहीं है कि फादर को होगा ही होगा, लेकिन एक्स लिंक्ड रिसेसिव वाला यदि डिजीज बेटी को है तो फादर श्योर है कि होना ही होना है। मदर कैरियर भी हो सकती है और हीमोफिलिक भी हो सकती है, डिजीज भी हो सकती है। क्लियर हो गया? ये रूल्स